गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग मैथ के अंतर्गत लेसन नंबर 11 क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ा जाएगा पहले यह जानें। इसके बाद से इसमें कौन कौन फार्मूले यूज होने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। क्षेत्रमिति में हम लोगों को कुछ विशेष आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने हैं और कुछ वस्तुओं को विशेष आकृति वाले वस्तुओं के आयतन निकालने हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं उन फार्मूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा और विशेष आकृतियों के आयतन के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली आकृति हमारा है आयत। आयत के बारे में बहुत ढेर सारा अध्ययन हम लोग आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब के बारे में हम लोग लेसन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी उन आकृतियों का नाम लेकर के हम लोग पहले फार्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आयत कैसा होता है? आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। इसकी लंबाई होती है, उसको स्मॉल एल से लिखते हैं, और चौड़ाई को स्मॉल बी से लिखते हैं। अब लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए यल और चौड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। इसको हिंदी में लंबाई के लिए ल और चौड़ाई के लिए चौ बना करके शून्य भी लिख दिया जाता है। अब आयत का परिमाण यह होता है 2 टाइम यल प्लस बी या 2 टाइम लंबाई चौड़ाई। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इस तरह से भी कुछ किताबों में लिखा जाता है। आयत का क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पर इसका मात्रक, आयत का क्षेत्रफल, यह क्या होता है? लंबाई, यल भी होता है या लंबाई की चौड़ाई। इसका जो मात्रक लिखते हैं, मात्रक का मतलब वह किस में आएगा, मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा, यह सब लिखने के लिए जो जिसमें भी है दोनों मात्रकों को, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को दोनों को एक मात्रक में बदलते हैं। यदि एक मात्रक में दिया है, यदि दोनों मीटर में दिया है, कोई बात नहीं है। यदि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में दिया है तो दोनों को उपयुक्त मात्रक में बदल लेते हैं, जिसमें जिसको बदलना आसान है। इसी तरह से क्षेत्रफल, तो इसका जो मात्रक लिखा जाएगा केवल मात्रक लिखा जाएगा। मात्रक लिखने का क्या मतलब है? यदि मीटर में है तो उसका जो सॉल्व करने के बाद जितना आएगा वहाँ पर मीटर लिख दिया जाएगा। सेंटीमीटर में रहेगा, सॉल्व करने के बाद सेंटीमीटर में लिख दिया जाएगा। और इसको लिखा जाता है वर्ग मात्रक। यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखा जाता है या तो वर्ग मीटर लिखा जाता है। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पहली आकृति हो गई। अब दूसरी आकृति है वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जो चारों कोण होते हैं वह समकोण होते हैं। यह कोण 90-90 इसका होता है। इसी तरह से इसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। वर्ग का परिमाण, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसको या तो ए से लिखा जाता है तो भुजा कहा जाता है। तो आयत का परिमाण बराबर हो जाएगा 4a, भुजा की लंबाई है तो मात्रक में हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल यह होता है ए स्क्वायर वर्ग मात्रक या भुजा का वर्ग, ये भी वर्ग मात्रक में ही लिखा जाता है। ये दो आकृतियां हो गई। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग का परिमाण क्या हो जाएगा? 4a मात्रक। वैसे किसी भी आकृति का परिमाप निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। यदि इसी तरह से इसको
देखा जाए इन आकृतियों को, तो किसी भी आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो जब इसको योग करेंगे इसका, तो यह लंबाई है, यह भी लंबाई हो जाएगा, यह चौड़ाई है, यह भी चौड़ाई हो जाएगा। तो 2 टाइम एल प्लस 2 टाइम बी आएगा। तो यही हम लोग लिखे हैं। इसी तरह से a प्लस a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। यदि त्रिभुज बना है और त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखाखंड खींचा गया, ऐसे बनाया गया है, यह नोटेशन 90 अंश के कोण का होता है। और जो रेखाखंड इस तरह का कोण बनाता है उसको लंब बोलते हैं, और जिसके साथ बनाता है उसको आधार बोलते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब इसके बाद आएगा, तो यह इसका मात्रक भी मात्रक में ही आएगा। यदि मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह होता है 1/2 आधार गुणित भुजा। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार को लिखते हैं b से और h को लिखते हैं, ऊंचाई को लिखते हैं h से, यानी कि यह भुजा h होगा और यह b होगा। जिस भुजा पर लंब खींचा गया रहता है उसी को आधार माना जाता है। तो त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद आएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। यदि इसका यह आधार हो और यहाँ पर यह लंब खींचा गया h, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा, परिमाप मतलब समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछेगा तो सभी भुजाओं का योग से निकाल लिया जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज यह होता है आधार में ऊंचाई। इस भुजा को भी कहा जाता है BH वर्ग मात्रक अनंत या आधार गुणित ऊंचाई। इसका भी मात्रक आधार गुणित ऊंचाई हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर वर्ग मात्रक हो जाएगा, लेकिन यह जाने वर्ग मात्रक रहेगा, क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक रहेगा। अब इसके बाद से अगली आकृति है वृत्त। अब यहाँ से यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। इसका परिमाप क्या होगा? तो वृत्त के परिमाप को परिधि कहा जाता है। वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि इसको कहीं कहीं परिमाप भी कहा जाता है, लेकिन वृत्त के परिमाप को परिधि कहा जाता है। लेकिन कुछ किताबों में, सवाल में, कुछ प्रश्नों में कभी कभार परिमाप भी दे देता है, इसलिए दोनों एक ही साथ। अब
तो इसका मात्रक लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, तो यह लंबाई में होगा, लंबाई होता है मीटर में होगा, सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में होगा, तो केवल मात्रक लिख करके छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद आएगा क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है पाई आर स्क्वायर, इसको वर्ग मात्रक में लिखते हैं। इसका यदि त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसका जो मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद अगली आकृति है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होंगी। तो इसका परिमाप निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग करके निकालिए। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यह क्या लिखाएगा, 1/2 d1 d2। d1 d2 क्या है, यह इसके विकर्ण है, एक विकर्ण इसका यह हो जाएगा, एक विकर्ण इसका यह हो जाएगा। इसको d1 कर लीजिए और इसको d2 कर लीजिए, नहीं तो 1/2 विकर्णों का 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यह हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, आप d1 d2 लिखेंगे, नहीं तो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि लेसन नंबर 3 में जिसमें चतुर्भुजों को समझना हम लोग पढ़े हैं, उसमें यह बताया गया है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो वहाँ पर कभी कभार प्रश्नों को देखते हुए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से भी निकाला जाता है। तो जब चैप्टर में आएगा तो हम बताएंगे। अगली जो आकृति है जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना है वह है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 का भाग दे देंगे बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आएगा अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया। अब अर्धवृत्त की परिधि जब संयुक्त अवस्था में रहेगा, किसी आकृति पर रहेगा तब कितना होगा, और अकेले रहेगा तब कितना होगा। जैसे यह एक अर्धवृत्त है, इस तरह से दिया रहेगा, यह इसका व्यास हो, इस तरह से इसका व्यास दिया है, तब इसकी परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि। जब यह अकेले इस तरह से दिया गया तो व्यास प्लस व्यास में जोड़ करके यह हिस्सा जोड़ेंगे, और वह अकेले रहेगा तब क्या करेंगे, यही माप पर लिखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से दिया गया है, यदि यह अर्धवृत्त है, यह डबल आकृति जो दी गई है, यदि यह अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, 1/2 वृत्त की परिधि बराबर 1/2 होंगे 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा पाई। आप लोग बस यह जानेंगे, याद रखेंगे कि कैसे यह निकल रहा है, पाई आर कैसे आ रहा है। फार्मूले के रूप में नहीं याद करेंगे, जहाँ नहीं दिया है 1/2 वृत्त की परिधि करके हम लोग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो आकृति है उसको देखते हैं। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा पहले समलंब चतुर्भुज जाना है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर होता है उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का योग करके निकाल लेंगे,
और क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, एक भुजा को ए मानते हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, एक भुजा को बी मानते हैं और इसके बीच की जो ऊंचाई है या इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, इसको एच मानते हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल यह होता है 1/2 a + b × h, या इसका भी यूनिट लिखा जाएगा तो वर्ग मात्रक ही लिखा जाएगा। ये या इसको क्या पढ़ा जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में हम लोग इतनी ही आकृतियां पढ़ेंगे और एक और फार्मूला पढ़ेंगे। किसी भी आकृति का परिमाप बराबर यह होता है सभी भुजाओं का किसी भी आकृति का परिमाप निकालने का यह सबसे सूटेबल फार्मूला है। यदि कोई भी फार्मूला परिमाप निकालने का नहीं याद है, वृत्त भर में यह काम नहीं देगा, नहीं तो सभी आकृतियों में काम देगा। इसमें कह दिया जाएगा किसी भी आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसी से सारे फार्मूले उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद से क्षेत्रफल जिन भी आकृतियों का निकालना था उसमें से सभी आकृतियां हम लोग निकाल चुके हैं। यदि कोई बहुभुज है, जिस बहुभुज का मतलब उसमें बहुत ढेर सारी भुजाएं हैं, 4 से अधिक भुजा दिया गया है, 5 भुजा है, 6 भुजा, पंचभुज है, खष्टभुज है, तो सप्तभुज है, तो उसको क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार जितनी भी आकृतियाँ अभी पढ़े हैं, यह सब मानक आकृतियाँ हैं, मानक आकृतियों के रूप में बदल करके उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे पंचभुज है, यदि वह पंचभुज की किसी विकर्ण को मिलाने पर वह समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या आयत में बदल रहा है, तो उस तरह से बदल करके उसे 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, आवश्यकता अनुसार जितने भी भाग बन सकते हैं उसके विकर्णों को मिला करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमको इसमें विभिन्न आकृतियों का आयतन निकालना है। तो फिर हमको इस चैप्टर में घन का, घनाभ का, बेलन का आयतन निकालना सीखना है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, अब घन घनाभ के बारे में पढ़ना है। तो मान लीजिए यह एक घनाभ है और यह एक घन है। तो घन घनाभ कैसे जानेंगे, ऐसी ठोस वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हों और तीनों भुजाएं परस्पर लंबवत हों, जहाँ कहीं भी तीनों भुजाएं मिलें परस्पर लंबवत मिलें और तीनों भुजाओं की माप भिन्न भिन्न है, तब उसको घनाभ कहेंगे। और ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हों और तीनों भुजाएं जहाँ कहीं भी मिलें परस्पर लंबवत मिलें, तब ऐसी आकृति को घन कहा जाएगा। तब यहाँ पर घनाभ के उदाहरण के रूप में यह डेस्टर हो सकता है, हो नहीं सकता है, बेस्ट उदाहरण यह है। और घनाभ के उदाहरण में आप लोगों का कॉपी किताब जितना है, कॉपी किताब है या डेस्टर है, आप लोगों का रूम, कमरा जो है वह भी घनाभ के आकार का होता है, जो स्कूल में जिस रूम में पढ़ते हैं वह भी घनाभ के आकार का होता है। तो बहुत ढेर सारी वस्तुएं हैं। तो देखिए, इस भुजा को लंबाई मान लिया जाए, इस भुजा को, और इस भुजा को चौड़ाई माना जाए और इस भुजा को ऊंचाई माना जाए, तो देखेंगे कि ये तीनों भुजाएं परस्पर लंबवत हैं। तब इसका हम लोगों को क्या क्या निकालना है, हमको इसका पार्श्व पृष्ठ निकालना है और इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और इसका आयतन निकालना है। अब सेम सिचुएशन घन में है, यदि यह लंबाई या चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाए तो यही आकृति घन हो जाएगी। तब इसमें पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, इसमें कितनी दीवारें हैं, कोई भी घनाभ रहेगा कौन कौन सी दीवारें होंगी, एक दीवार होगा ऊपर और एक नीचे, एक लेफ्ट वाला, यह वाला और एक यह वाला, 2 हो गया, और एक आमने सामने की दीवारें हैं, 6 सतह इस पर होते हैं। तो जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना रहेगा तो 6 सतह जितने हैं सबका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, चाहे घन हो या घना हो। जब हमको पार्श्व पृष्ठ निकालना रहेगा तब हमको ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ करके शेष सतहों का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। यानी कि आमने सामने 1 और 2,
आमने सामने 1 2 3 और 4 सतह का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो इस सतह का क्षेत्रफल और पीछे वाले सतह का क्षेत्रफल, यह सतह का क्षेत्रफल और इसके ठीक पीछे वाले सतह का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो हमारा पार्श्वपृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद से जब इसका आयतन निकालना रहेगा तो आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आयतन का मात्रक हमारा होगा आयतन का यह होता है घन मात्रक। आयतन का मात्रक घन मात्रक होता है। अब इसके बाद से अब हमको जो कुछ निकालना है लिखें। पहली जो आकृति है यह घनाभ है, घनाभ का पार्श्वपृष्ठ बराबर 2h l प्लस b, 2h l प्लस b, यानी कि आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल 2h l प्लस b के बराबर होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ यह होता है 2 टाइम LB प्लस BH प्लस BH और घनाभ का आयतन यह होता है LB। तो कैसे जानेंगे इसकी पार्श्वपृष्ठ? इस भुजा को हम लोग कैसे निकालेंगे? यह भुजा लंबाई माने हैं और यह चौड़ाई माने हैं और यह ऊंचाई माने हैं। तो यह भुजा इसका क्षेत्रफल यह l और इंटू एच एल हो जाएगा। ठीक इसके पीछे एच एल हो जाएगा। तो ये निकलेगा कैसे? यहाँ पर पार्श्वपृष्ठ निकालना है एच एल प्लस, दो पृष्ठ हो गया। फिर इसका क्षेत्रफल यह b है और यह h है, यह b है और यह h है। ध्यान से देखेंगे यह b और यह h, दो बार यह भी आएगा BH प्लस BH। अब यह आ जाएगा 2 टाइम BH प्लस 2 टाइम LH प्लस 2 टाइम BH। यहाँ से 2H कॉमन लेंगे, 2H से निकालना लेना तो यहाँ से L प्लस B बच जाएगा। यही यहाँ पर लिखा गया है। संपूर्ण पृष्ठ निकालना रहेगा तो 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख चुके हैं। इसका और इसका लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको L माने हैं और इसको B माने हैं। तो देखिए यह L हो जाएगा और यह B हो जाएगा। 2 टाइम LB उसमें जुड़ जाएगा। तो 2HL प्लस 2BH प्लस 2HL जुड़ेगा तो यह हमारी आकृति हमारी मिल जाएगी। अब हमको आयतन निकालना है। हमारा आयतन LBH होता है। अब सेम इसी तरह से घन का निकालेंगे। यह दूसरी आकृति हमारी घन हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी भुजा एक यही मान लिया है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो घन का पार्श्वपृष्ठ यह होता है 4a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 6a स्क्वायर। इसको संपूर्ण पृष्ठ भी कहा जाता है। और घन का आयतन यह होता है 1। अब इसको जरा देखें, इसमें भी पार्श्वपृष्ठ 4 दीवारों का क्षेत्रफल यह और इसके ठीक पीछे, यह और इसके ठीक पीछे।
तो यह भुजा भी ये है और यह भुजा घन के तरह से भी माना जाए कि यह घन है, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यह भुजा ए और यह भुजा ए, तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसके पीछे वाले सतह का भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और यह ए होगा तो यह भी ए हो जाएगा, तो यह भी ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 4 टाइम 4 ए स्क्वायर, यह 4 ए स्क्वायर लिखा गया है। उसके बाद से जब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाएगा, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। वह पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तभी संपूर्ण पृष्ठ ही निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तभी संपूर्ण पृष्ठ ही निकाला जाता है। तो 4 सतह का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके थे, इसका ऊपर और नीचे वाले की बाकी है। तो जब यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है तो इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसीलिए ए स्क्वायर लिखा गया है। और आयतन निकालने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करेंगे तो ए गुणे ए गुणे ए क्यूब हो जाएगा, और इसका मात्रक घन मात्रक होता है। अब इसके बाद आएगा बेलन। तो बेलन पहले यह जाने बेलन बनता कैसे है। अब कोई भी आयत है, जैसे आयताकार वस्तु है, इसको इसकी लंबाई के परितः मोड़ा जाए, इस तरह से घुमाया जाए या लंबाई के परितः मोड़ दिया जाए, इस प्रकार मोड़ा जाए कि यह इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल बोला जाता है, कि यह इस तरह से इसको मोड़ा जाए कि यह भाग वृत्ताकार बन जाए, यह भाग का क्षेत्रफल और यह भाग का परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद बोला जाता है, यह क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। तो ऐसी जितनी आकृतियाँ बनेंगी उनको बेलन कहा जाता है। नहीं तो इसके आयत के परितः घुमाने से जो आकृति बनेगी यह 3D है, इस तरह से समझ में नहीं आएगा, यही वाला बेस्ट है, इसी को समझें। यह इस तरह से जो आकृति रहेगी उसी को, यह इसके लंबाई के परितः घुमाने पर ऐसी जो आकृति बन रही है यह वृत्ताकार होना चाहिए। जितना क्षेत्रफल इसका यह है उतना ही क्षेत्रफल इसका यह, यानी कि दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर होना चाहिए। घर में बेलन का उदाहरण क्या समझेंगे। घर में पानी ले जाने वाले जो पाइप होते हैं वह एक बेलन का सटीक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वह सभी जगहों पर आपस में बराबर होता है। तो उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। जो यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ पड़े हैं बेलन में, उसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है। क्यों? यह जो इसका सतह है, यह पार्श्व पृष्ठ है, यह वक्र के आकार का रहता है, इसलिए इसको वक्र पृष्ठ बोला जाता है। और जब संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है तो यह जो आधार का क्षेत्रफल है, दोनों आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। अब आप लोगों को ऐसी जो आकृति दिखाई दे रही है यही बेलन कहलाता है। अब बेलन की त्रिज्या स्मॉल r हो और उसका हाइट h हो, तब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल में आधार की परिधि में ऊंचाई क्या होता है 2πr/h। अब इसके बाद आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या क्या होता है 2πr/h प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल। आधार वृत्ताकार होता है तो πr² 2πr²। यहाँ से क्या करें 2πr नाम ले लेंगे, तो यहाँ से h बच जाएगा, यहाँ से r बच जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस r। अब इसके बाद से बेलन का है, यह होता है बेलन का आयतन होता है πr²h। यह 3 फार्मूले याद करेंगे, कक्षा 8 में भी यूज होगा। घन, घनाभ और बेलन कक्षा 8 में भी है और कक्षा 9 में भी है, इसीलिए तीनों फार्मूले उसके लिखवा दिए हैं। प्यारे बच्चों, इन सबको बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं लगभग सारे फार्मूले हम लिखवा दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, याद करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।